आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि पिछले सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है और आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको इस 100 एमसीक्यूज़ से ही कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सारा जितना भी मैंने सवाल लिया है सारा प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है प्राचीन भारत का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सही उत्तर क्या होगा उसका? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा उसका? लोथल। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर है व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था? मोहरे मतलब पैसा। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदार्थ था? तो सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है हल से जोते गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट, सेंदप सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानगार पाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सही उत्तर होगा शिव। शिव मतलब अर्ध शिव, आधा शिव का अर्ध शिव। अर्ध शिव का क्या मिलता है? चित्र मिलता है उनके पैसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम में क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ बहुत आती थी और उस बाढ़ से बहुत लोग मर जाते थे और मरने के साथ क्या होता है? उनका टीला बन जाता था। तो इसलिए क्या नाम रखा गया? मृतकों का टीला। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? ये यूपीपीएस 2004 का सवाल है। तो कुआं का अवशेष कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मज्ञान, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली या मातृशक्ति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला सवाल, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? CGPS 2013। तो तांबे का रथ ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दैमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सही उत्तर होगा लोहा। लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सही उत्तर होगा गाय। गाय होगा, शेर नहीं होगा। बहुत किताबों में शेर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन गाय का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक नहीं मिला है। अगला सवाल, राखालदास बनर्जी किस स्थल की खोज की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। कब किया था? तो 1921 में। डेट भी याद रखना है, 1921 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1 साल बाद, 1922। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये बाद में 1 साल बाद में खोजा गया है। अगला सवाल, मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो मोंटोगोमरी पाकिस्तान में जो उसे क्या बोला जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा का नाम क्या है पाकिस्तान में? मोंटोगोमरी। अगला सवाल, गुफकराल नामक नवपाषाण काल कहाँ स्थित है? ये बीपीएससी और एमपीपीएस दोनों में पूछा गया है। तो गुफकराल कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 18 का ए।
अच्छा, यहाँ पे क्या मिला है, जले हुए गेहूं और अनाज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जले हुए गेहूं और अनाज के साक्ष्य मिले जम्मू कश्मीर में। जानवरों के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? तो जानवरों के प्रथम अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या मिला है? जानवरों के अवशेष। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो सही उत्तर क्या होगा? गुजरात से। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई है। अगला सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये यूपीपीसीएस 2009 में सवाल है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्य, सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल, 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के किनारे हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषनी नदी के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? सब भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें गुफाओं की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 243 गुफाएं हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में है। ओके, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये होगा सी, 9वां मंडल जो है वो पूरी तरह सोम को समर्पित है। अगला सवाल 26 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कितनी संख्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 18 पुराण है। ठीक है। अगला सवाल, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवेज का सवाल है। तो पुरंदर शब्द का किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? 27 का ए, इंद्र के लिए। अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। तो योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 29 का ए, पतंजलि, और ये काफ़ी इजी भी है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्र को संबोधित है, किस पुस्तक से मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित है, और ये किस पुस्तक से मिला है? तो 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निक्स के नाम से जाने जाते थे, जो निक्स के नाम से कौन जाने जाते थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्वर्ण आभूषण, वहाँ के स्वर्ण आभूषण को निक्स कहते थे। तांबा या चांदी के सिक्के नहीं होगा, स्वर्ण आभूषण को निक्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, 16 महाजनपदों की सूची किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है। अगला सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? उदयन ने क्या किया था? जो राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। अब पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक भी कौन था? तो उदयन ही था। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का बी, महाभारत। ठीक है। और रचना किसने किया था इसकी? वेद व्यास ने। ये भी बात याद रखना, वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। अगला सवाल 35, भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं? तो 35 का होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोहा के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्य
जो वध करने योग्य नहीं है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गाय। गाय के लिए किया गया, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि पीछे रिपीट किया हुआ है 2 बार, 8 में भी और 17 में भी। तो गाय को क्या कहा गया है? अधन्य, जो कि जिसका वध नहीं किया जा सके। अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, सूची को मिलाना है। तो ये क्या है? जो ऋग्वेद के नदी के नाम और ये है आधुनिक नदी के नाम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और प्रूसनी काफ़ी बार पूछा गया है। रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? प्रूसनी। चिनाब का ऋग्वेदिक नाम क्या था? अस्कनी। और बिपाशा को अभी क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, नदी के नाम पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत को किसने दिया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसने किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी थे और वो तिब्बत से आए थे, ठीक है। और बीजी तिलक ने क्या कहा था कि ये आर्टिक से आए। अगला सवाल, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ये यूपीएससी 2012 का सवाल है, जो कि अब आगामी हर एक एग्जाम में इसे रिपीट किया जाएगा। तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कनाथ को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये CGPS 2016 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इनका नाम क्या होगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराने और नए हर एक सवाल में ये आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है ऋग्वेद में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो सबसे पहले किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है यूपीपीसीएस 2017 का। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला सवाल, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये PSC 2008 का सवाल है। सही उत्तर क्या होगा? अभी बताए थे, उदयन ने किया था पाटलिपुत्र, और अपनी राजधानी राजगृह या वज्रगृह से कहाँ किया था? पाटलिपुत्र ले गया था पहली बार। हर्यक वंश के शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु को, ठीक है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। अगला सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राजगृह या ब्रजगृह दोनों कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नंद वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 49 का ए, महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। अगला सवाल, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये रेलवे का 2004 का सवाल है। तो सही उत्तर है भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, पिछले एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
छठी शताब्दी पूर्व मत्स्य महाजन कहाँ स्थित मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये यूपीपीसीएस 2017 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सही उत्तर क्या होगा इसका? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो अभी तुरंत बताए थे, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया, यूपीपीसीएस 2008। अगला सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर लिच्छवी शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्व का पहला गणतंत्र था। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में किस राजवंश में से एक का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किसका शासक था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का शासक था। उसके बाद नंद वंश के बाद कौन सा आया था? मौर्य वंश। यूपीएससी 2000 का सवाल है। 57, निम्नलिखित में कौन एक ईसा पूर्व के छठी सदी के प्रारंभ का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? यूपीएससी 1999 का। तो कौन सा था ये? मगध। 57 का डी, याद रखना, मगध था वो छठी सदी में बना था। ठीक है, अगला सवाल 58, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? या कहीं कहीं आपको सिर्फ प्रियदर्शी मिलेगा या देवान प्रियदर्शी उनका पूरा नाम था? सही उत्तर क्या होगा? अशोक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। प्रियदर्शी या देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही क्या इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। आरआरबी 2005 और यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है। 60, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये आरआरबी टीसी 2005 का। तो किस धर्म को स्वीकारा था अशोक ने? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची का जो स्तूप है वो किस कला का है? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध कला का वो निरूपण करता है। अगला सवाल, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रचलित मुद्रा उसे पन कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो सही उत्तर है विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। और इस पुस्तक में किसका वर्णन है? तो इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को दिखाया गया है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखना है। अगला सवाल, मौर्य कला में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य कला में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। ठीक है, अच्छा, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। रावलपिंडी पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है, पाकिस्तान में। अगला सवाल, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर है इंडिका। नए पुराने हर बार ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके में। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काफ़ी फेमस सवाल है, राजनीतिक जीवन को दिखाया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? राजनीतिक जीवन, ऑप्शन नंबर बी। और बीपीएससी 2000 सीजीएल 2015 में ये सवाल रिपीटेड है। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये प्रथम अंग्रेज ही नहीं, मतलब पहली बार इसी ने पढ़ा था। और उसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इतने बार के एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है और यूपीएससी 2016 में तो हाल फिलहाल में पूछा गया है। अगला सवाल, जेम्स प्रिंसेप सही उत्तर। अगला सवाल, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी।
तो कलिंग युद्ध का विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में किया गया? ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो सही उत्तर होगा ब्राह्मणु शिलालेख। ब्राह्मणु शिलालेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बनाया। बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला सवाल, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो सही उत्तर है सीरिया का राजा था। ये भी सवाल पूछा गया है जो कि इंपॉर्टेंट ही है। अगला सवाल, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मौर्य काल में सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया था? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कनिष्क ने रेशम मार्ग को वापस आरंभ करवाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें चलाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सही उत्तर होगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला में। अगला सवाल, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किस राजा के समकालीन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये यूपी पीसीएस में तो इतने बार में रिपीट किया गया। तो 76 का पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला सवाल है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। सही उत्तर है। अच्छा, कलिंग एक जगह का नाम है और इसके जो राजा थे वो चेदी वंश से संबंधित है। यूपी पीसीएस 2015 और आगामी आपको और भी पीसीएस या रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका संगम साहित्य में वर्णन नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका वर्णन नहीं किया गया है। बीपीएससी 1994 का सवाल है, रिपीट कर सकता है। 79, सूची मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेर का होगा धनुष, मतलब इनका जो झंडे पे जो चित्र हुआ करता था या जो इनका निशानी था वो बात है। तो चेर का क्या होगा? धनुष। चोल का क्या होगा? बाघ। और पांड्य का क्या होगा? मछली। संगम साहित्य, संगम काल के तीनों वंश थे। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर ए होगा पिछले का राइट आंसर। अगला सवाल है, इतिहासकार पीए स्मिथ ने किसकी विजयों को प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है? इतने एक बार ये सवाल इस एग्जामों में रिपीट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का नेपोलियन, अच्छा किसने बोला है? वीए स्मिथ। इनका भी नाम याद रखना है, वीए स्मिथ का। और भारत का नेपोलियन कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत ही गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। 82, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने रोका था हूनों को। इतने बार के एग्जामों में ये सवाल रिपीट किया गया है। अगला सवाल, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा गुप्त काल से। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये जो अजंता कलाकृतियाँ इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और गुप्त काल में इसे बनाया गया था। अगला सवाल, 84, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। 84 भानुगुप्त। और इसमें एक और सवाल पूछता है कि सती प्रथा जो था वो सबसे पहली बार यहीं पर देखने को मिला है, क्योंकि भानुगुप्त की पत्नी, जब भानुगुप्त की मृत्यु हो गई थी तो भानुगुप्त की पत्नी ने भी सती मतलब उनके साथ ही जिंदा जल गई थी और
ये बात को सबसे पहला एरन अभिलेख में देखने को मिलता है और इसे पता चलता है कि सती प्रथा की शुरुआत जो गुप्त काल से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 85, तो 85 का क्या होगा सही आंसर? चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुमार संभवम के रचनाकार कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुमार संभवम को किसने लिखा है? 86 का डी, कालिदास ने। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कौन से युग में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में स्थापित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला सवाल, 88, गुप्त वंश में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। 89, स्कंदगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होगा? 89 का डी, स्कंदगुप्त ने जितने भी अपनी सैनिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन प्रयाग के अभिलेख में किया गया है। यूपीपीसीएस 2000 में, अब बीपीएससी 2000 में सवाल पूछा गया है जो कि रिपीट कर सकता है। 90, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल से। गुप्त काल से सती प्रथा और बाल विवाह दोनों ही गुप्त काल से ही आरंभ की गई थी। और गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बीपीएससी 2015 का सवाल है, पूछ सकता है। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए थे? यूपीएससी 1997 का, तो इसे क्या कहा जाता था? पन। 92 का पन नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, रूपक कहा जाता था। ठीक है, रूपक। पन मौर्य काल के सिक्कों को कहा जाता था। अगला सवाल, 92 का ऑप्शन नंबर ए, रूपक। 93, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। 94, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 94 का ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट। 95, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो सही तो होगा शशांक। 95 का ए, और शशांक ने ही बोधि का वृक्ष कटवा दिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसने शशांक ने कटवा दिया था। शशांक एक कट्टर हिंदू था, ये भी बात आपको याद रखना है। 96, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है, और इतने बार ये इन सभी एग्जामों में ये सवाल रिपीट किया गया है। तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। 96 का सी, हेनसांग आया था। फाहियान नहीं आया था, हेनसांग आया था। याद रखना इसको कॉन्सेप्ट। देखिए, हौ से हर्षवर्धन, हौ से हेनसांग, हौ से हर्षवर्धन और हौ से हेनसांग, याद रखना। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला सवाल, 97, किस व्यक्ति को अशोक द्वितीय कहा जाता है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय कहा जाता है। 98, नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इन तीनों नाटकों को लिखा है। सबसे पहली बात, ये तीनों नाटक हैं, ये भी बात याद रखना है। और किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। रत्नावली बहुत बार पूछा है, अगर घुमाने का रहेगा तो नागानंद भी पूछ सकता है, और रत्नावली तो पूछा ही पूछा है। 99, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ? प्रयाग में। 99 का बी, प्रयाग में क्या करता था। 100, लास्ट क्वेश्चन 100, सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है?
तो सियूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? तो वेन सांग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेन सांग की पुस्तक को क्या कहा जाता है? सियूकी। ये सवाल नया है, फेमस है, रिपीट कर सकता है हर सवाल में। तो ये 100% आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन प्राचीन भारत का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।